जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट के लिए एक और बेहतरीन क्लास आपके सामने उपस्थित हो चुकी है और आज की क्लास होगी सीडीपी की। बाल विकास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं, तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। दूसरा कह रहा है कि विकास केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि विकास एक निरंतर एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि विकास केवल विद्यालयी शिक्षा से प्रभावित होता है। पहले प्रश्न का उत्तर देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा तो आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन पर चलते हैं। कह रहा था कि सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। आप अपने आसपास में देखिए, जो छोटे बच्चे होंगे, अगर मान लीजिए 2-3 बच्चे होंगे तो उनको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि सभी बच्चों की जो विकास की गति होती है वह सामान्य नहीं होती, मतलब समान नहीं होती। ठीक है, कोई बच्चा पहले चलने लगता है तो कोई बच्चा बाद में चलता है, बहुत लेट चलता है। कोई बच्चा पहले बोलने लगता है तो कोई बच्चा बहुत लेट बोलता है। तो इसी प्रकार से कई विभिन्नताएं बालकों में पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी बच्चों की विकास समान गति से नहीं होती। इसलिए पहला ऑप्शन काट देंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि विकास केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित है। बिल्कुल नहीं, विकास सिर्फ शारीरिक परिवर्तन तक सीमित नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें सी ऑप्शन, तो कह रहा है कि विकास एक निरंतर एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही, यह हमारा उत्तर जो होगा पहले प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नोट करिएगा पहले प्रश्न का सी ऑप्शन। एक मिनट, कलर की बात करें तो चलिए चेंज कर देना है कलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन पहले प्रश्न का नोट करिए और आइए नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि यदि कोई बच्चा किसी समस्या को हल करने के लिए पहले से सीखी हुई रणनीति में आवश्यक परिवर्तन करता है, यह किस प्रक्रिया को दर्शाता है। पहला ऑप्शन अनुकूलन, दूसरा कह रहा है कि परिपक्वता, तीसरा कह रहा है कि अनुकरण और चौथा कह रहा है कि पुनर्बलन। चलिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताइए कौन सा सही होने वाला है। चलिए तुरंत बताइए। बिल्कुल, देखिए प्रश्न ध्यान से अगर पढ़े होंगे, पूछा क्या गया था कि यदि कोई बच्चा किसी समस्या को हल करने के लिए पहले से सीखी हुई रणनीति में आवश्यक परिवर्तन करता है तो यह क्या दर्शाएगा। तो यह दर्शाता है अनुकूलन। ठीक है, परिपक्वता नहीं होगा, अनुकरण नहीं होगा, पुनर्बलन नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करने की क्षमता मुख्यतः किस अवस्था में विकसित होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि संवेदी गामक अवस्था, दूसरा कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले आप एक चीज जानिए कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। अगर आपसे ये पूछा जाए तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे जीन पियाजे। इस सिद्धांत को उन्होंने 4 पार्टों में बांटा। ये चारों पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले जो अवस्था थी जीन पियाजे की, वह थी संवेदी गामक अवस्था, जिसकी उम्र थी जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, और दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवस्था मानी जाती है 2 से 7 वर्ष तक। और तीसरी अवस्था होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। और आखिरी अवस्था होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र 11 वर्ष से ऊपर या 11 से 15 वर्ष तक मानते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इस प्रश्न के उत्तर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बिल्कुल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न संख्या 3 का सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलें, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चे को ऐसा कार्य देता है जिसे वह अकेले पूरा नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी सहायता से कर लेता है। यह उदाहरण किस अवधारणा से अधिक संबंधित है। हमने आपको इस प्रकार के प्रश्न को कई प्रश्न करा दिए हैं। यकीन मानिए थोड़ा सा चेंज करके फिर से आपके सामने प्रश्न रख रहे हैं, लेकिन उत्तर वही होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि अंतर्दृष्टि, बी ऑप्शन कह रहा है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र, सी ऑप्शन शास्त्रीय अनुबंधन और डी ऑप्शन परिपक्वता। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, कोई यह नहीं कहेगा कि ये प्रश्न रिपीट है, क्योंकि यहाँ पर
शब्दों को चेंज करके आपके सामने रखा गया है, ठीक है? और सीटेट यही करेगा कि आपको शब्दों में उलझाने की कोशिश करता है, ठीक है? चलिए, बिल्कुल अगर बात किया जाए इस प्रश्न के उत्तर की, तो जो लोग नहीं भूले वो याद कर लिए होंगे निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर बात किया जाए निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यह शब्द किसने दिया था, तो यह शब्द देने वाले मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की महोदय। और वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, चले अगला प्रश्न वाइगोत्स्की से ही है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पहला ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा, दूसरा ऑप्शन केवल जैविक परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन केवल व्यक्तिगत अभ्यास और चौथा ऑप्शन केवल अनुकरण। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी वाइगोत्स्की के बारे में पढ़े होंगे, इनके शब्दों को जानते हैं, तो तुरंत उत्तर बता दीजिए। चलिए, इन्होंने 2-4 शब्द ऐसे दिए जो हर जगह पूछा जा रहा है, जैसे स्केप फोल्डिंग, जैसे जैसे जेडपीडी और निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, और सामाजिक अंतःक्रिया। ये सब शब्द जो दिए हैं इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर भी हमारा सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, और चैनल को अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए तो एक बार शेयर जरूर करिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोग जुड़िए। थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए, तभी आप पास हो सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कह रहा है कि यदि शिक्षक किसी विद्यार्थी की गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा मानता है तो वह किस दृष्टिकोण को अपनाता है? पहला ऑप्शन दंडात्मक दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन रचनात्मक दृष्टिकोण, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि केवल व्यवहारवादी दृष्टिकोण, और चौथा कह रहा है कि चयनात्मक दृष्टिकोण। चलिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं क्लास किसकी है। भाई साहब, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्लास है। आप समझ जाइए कि सीडीपी और हिंदी दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए दोनों क्लासेज आप दोनों लोगों के लिए उपलब्ध हो रही हैं। ठीक है, बस चलिए अब बात करते हैं प्रश्न की। जो भी आपका प्रश्न हो लास्ट में पूछिएगा। ठीक, चलिए बात किया जाए प्रश्न के उत्तर की, तो उत्तर होगा रचनात्मक दृष्टिकोण। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे, आइए अगला प्रश्न आ गया। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चा यदि दंड से बचने के लिए सही कार्य करता है तो उसका नैतिक तर्क किस स्तर से संबंधित है? पहला ऑप्शन कह रहा कि पूर्व परंपरागत या परंपरागत या उत्तर परंपरागत स्तर या सार्वभौमिक नैतिक स्तर। चलिए, तुरंत कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, कुछ लोगों का उत्तर आना स्टार्ट हो गया। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पूर्व परंपरागत, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा कठिन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़िएगा ताकि उत्तर मिल जाए आसानी से आपको। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यार्थी गणित में अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन कला और संगीत में भी असाधारण क्षमता दिखाता है। गार्डनर का सिद्धांत ऐसी स्थिति को किस प्रकार समझाता है? अब बात यहाँ पर गार्डनर के अनुसार पूछी गई, तो गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर महोदय ने दिया था। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बुद्धि केवल एक सामान्य क्षमता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बुद्धि के अनेक स्वतंत्र आयाम हो सकते हैं। और सी ऑप्शन बुद्धि केवल भाषा पर आधारित होती है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि बुद्धि जन्म के बाद भी विकसित नहीं होती। देख रहे हैं, बुद्धि जन्म के बाद विकसित नहीं होती। तो सबसे पहली बात, बुद्धि जन्म के बाद ही विकसित होती है एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि बालक माँ के गर्भ में रहता है तो उसके पास बुद्धि है कि नहीं यह हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन को पहले काटिए और उत्तर जो है आप टिक करिए, बताइए जल्दी। चलिए प्रश्न संख्या 8। देखिए, ए ऑप्शन कुछ लोग कह रहे हैं बुद्धि केवल एक सामान्य क्षमता, तो बिल्कुल एक सामान्य क्षमता नहीं है। और सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं उनका भी उत्तर क्या गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है बुद्धि केवल भाषा पर आधारित होती है। बुद्धि भाषा पर ही नहीं आधारित होती, सभी प्रकार की चीज़ों पर आधारित होती है। ठीक है, उत्तर जो होगा बुद्धि के अनेक स्वतंत्र आयाम हो सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है।
प्रश्न में कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन कमजोर विद्यार्थियों को अलग कक्षा में रखना। दूसरा कह रहा है कि केवल प्रतिभाशाली बच्चों को अतिरिक्त अवसर देना। और सी वाला कह रहा है कि सभी बच्चों को साथ सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। और डी ऑप्शन सभी बच्चों के लिए बिल्कुल समान शिक्षण विधि अपनाना। चलें, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को अलग कक्षा में रखना। जो कमजोर विद्यार्थी हैं, क्या उसे आप अलग कमरे में रखेंगे? बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा ऐसा कोई वाक्य नहीं कहता। समावेशी शिक्षा कहता है कि प्रत्येक बालक को एक ही क्लास में पढ़ाया जाए, चाहे वो पढ़ने में कमजोर हो या तेज हो। ठीक है, एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाए। अब आइए बी ऑप्शन, कह रहा है कि केवल प्रतिभाशाली बच्चों को अतिरिक्त अवसर देना। बिल्कुल नहीं होगा, सभी को अवसर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ने में ठीक हैं तो उन्हें अतिरिक्त अवसर दिया जाए, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों को साथ सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन, यहाँ पर समावेशी शिक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है इस वाक्य में, इसलिए उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल, कक्षा में किसी बच्चे की सीखने की कठिनाई का पता चलने पर शिक्षक का सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा। पहला ऑप्शन बच्चे को दंड देना। दूसरा कह रहा है कि उसे कक्षा से अलग कर देना। और तीसरा कह रहा है कठिनाई के कारणों को समझकर उपयुक्त सहायता देना। चौथा कह रहा है कि अभिभावक को तुरंत दोष देना। बिल्कुल नहीं, उत्तर सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सामाजिक कारक है। बात सामाजिक कारक की जा रही। पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कक्षा का सामाजिक वातावरण। दूसरा है ऊंचाई। तीसरा है आंखों का रंग। और चौथा है शारीरिक बनावट। चलिए तुरंत बताइए। तो यहाँ पर कुछ भी सोचने की बात नहीं, क्योंकि समाज से संबंधित बात किया गया है, तो यहाँ पर कक्षा का सामाजिक वातावरण। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या करा अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को केवल उत्तर बताने के बजाय ऐसे प्रश्न पूछता है जिनसे वे निष्कर्ष तक पहुंचे। यह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है। रट कर सीखना, सक्रिय एवं अर्थपूर्ण अधिगम, या निष्क्रिय अधिगम, या यांत्रिक अनुबंधन। सबसे पहले एक ऑप्शन काटना पड़ेगा, वो है ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर रटने की बात कर रहा है। फिर उसके बाद काटना पड़ेगा सी ऑप्शन, क्योंकि यह कह रहा है निष्क्रिय अधिगम। दो के दोनों ऑप्शन जो थे निगेटिव थे, इसलिए हमने काट दिया। अब आपको बी और डी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। चलिए तुरंत बताइए। बिल्कुल, देखिए काफ़ी लोगों का उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। यांत्रिक अनुबंधन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होगा सक्रिय एवं अर्थपूर्ण अधिगम, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। स्किनर के व्यवहारवादी दृष्टिकोण में किसी वांछित व्यवहार के बाद सकारात्मक परिणाम देकर उस व्यवहार की संभावना बढ़ाना कहलाता है। क्या कहलाएगा? दंड कहलाएगा, विलुप्ति कहलाएगा, सकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा, या सामान्यीकरण कहलाएगा। चलिए, स्किनर के व्यवहारवादी दृष्टिकोण में किसी वांछित व्यवहार के बाद सकारात्मक परिणाम देकर उस व्यवहार की संभावना बढ़ाना कहलाता है। तो दंड तो नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कट गया उत्तर। विलुप्ति नहीं कहलाएगा और सामान्यीकरण नहीं कहलाएगा, बल्कि सकारात्मक पुनर्वलन कहलाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निवेदन करेंगे कि लाइक जरूर करिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अंतिम समय में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पर, आप जुड़िए जरूर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात की जाए, देखिए कई लोग कमेंट कर रहे थे कि फेसबुक का नोटिफिकेशन नहीं आता हमारे पास। भाई साहब, फेसबुक का नोटिफिकेशन नहीं आता, आप शायद फॉलो ना किए हों। फॉलो किए होंगे तो आपको जब भी फेसबुक आप खोलेंगे तुरंत आपके होम पेज पर मिल जाएगा। फिलहाल अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तुरंत आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन करेंगे तो यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता है, ये जानते रहिए। ठीक, चले
अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि यदि शिक्षक प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति और क्षमता को ध्यान में रखकर अलग अलग प्रकार की सहायता देता है तो यह किस सिद्धांत के अनुकूल है? पहला ऑप्शन व्यक्तिगत विभिन्नताओं की स्वीकृति, दूसरा कह रहा है एक रूपता का सिद्धांत, तीसरा कह रहा है कि केवल अनुशासन का सिद्धांत, चौथा कह रहा है कि चयनात्मक शिक्षा। चलिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए कौन सा सही है। देखिए, बालक की बात किया गया है ना, बालक की क्षमता को ध्यान में रखकर टीचर अलग अलग प्रकार की सहायता देता है, तो यहाँ पर अलग अलग आते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाएगी। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कक्षा में बच्चों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रमुख शैक्षिक लाभ क्या है? पहला ऑप्शन केवल पाठ जल्दी समाप्त होता है, दूसरा कह रहा है कि जिज्ञासा और चिंतन को बढ़ावा मिलता है, और तीसरा कह रहा है कि शिक्षक का कार्य कम हो जाता है, और चौथा कह रहा है बच्चों को उत्तर याद करने में सुविधा होती है। चलिए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बताइए कौन सा सही है। चलिए बिल्कुल, देखिए ए ऑप्शन क्या कह रहा था, केवल पाठ जल्दी समाप्त होता है, गलत होगा। शिक्षक का कार्य कम हो जाता है, ये कभी नहीं होना चाहिए। बच्चों को उत्तर याद करने की सुविधा हो, याद करना निगेटिव होता है, उत्तर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी बच्चे द्वारा बार बार असफल होने के बाद भी नए तरीकों में समस्या हल करने का प्रयास करना किस गुण को दर्शाता है? पहला ऑप्शन अधिगम असहायता, दूसरा कह रहा है कि दृढ़ता, तीसरा कह रहा है कि अनुकरण, चौथा कह रहा है कि निष्क्रियता। चलिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताइए, किसी बच्चे द्वारा बार बार असफल होने के बाद भी नए तरीकों से समस्या हल करने का प्रयास करना किस गुण को दर्शाएगा? निष्क्रियता नहीं दर्शाएगा भाई साहब, अनुकरण की बात नहीं होगा। अब आपको बताना है ए या बी कौन सा सही लग रहा है। चलिए बिल्कुल अधिगम असहायता नहीं बल्कि दृढ़ता है उस बालक की, क्योंकि वो बार बार असफल होने के बाद भी नए तरीकों से समस्या हल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उत्तर आप लोग बी ऑप्शन सही करेंगे। ठीक, प्रश्न कैसे हैं एक बार कमेंट करके बताइए जरूर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कह रहा है कि निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन केवल अंतिम अंक देना, बी ऑप्शन विद्यार्थियों की विशिष्ट सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, सी ऑप्शन विद्यार्थियों की रैंक बनाना, और डी ऑप्शन केवल प्रमाण पत्र प्रदान करना। चलिए बात निदानात्मक मूल्यांकन की जाए अगर, तो इतना जानते रहिएगा कि बालक की कमजोरियों का पता लगाना, उससे दूर करना, यही निदानात्मक शिक्षण होता है। तो यहाँ पर कहाँ पे है, बिल्कुल डी ऑप्शन करें, केवल प्रमाण पत्र प्रदान करना बिल्कुल नहीं, विद्यार्थियों की रैंक बनाना बिल्कुल नहीं, उत्तर जो होगा विद्यार्थियों की विशिष्ट सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को समूह में समस्या हल करने का अवसर देता है, इससे मुख्यतः किस प्रकार के विकास को बढ़ावा मिल सकता है? पहला ऑप्शन केवल शारीरिक विकास, दूसरा कह रहा है कि सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है हमारा केवल भाषाई अनुकरण, चौथा है केवल स्मृति विकास। चलिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बहुत सही। चलिए इसी प्रकार से डेली हम आपको क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए केवल स्मृति नहीं होगा, केवल भाषा अनुकरण नहीं, केवल शारीरिक विकास नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द निगेटिव हैं। केवल शब्द हमने आपको बताया था कि कहीं पर भी प्रयोग होंगे 99% वो है निगेटिव होते हैं। तो उत्तर आराम से निकाल लीजिए, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास। ठीक, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा सिद्धांत यही है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न प्रोवाइड किया जाए। नहीं तो हमें पता है अगर आधे घंटे से ज़्यादा क्लास होती है तो आप लोग घुटन महसूस करने लगते हैं क्लास में, इसलिए काफ़ी लोग हैं जो अभी तक भाग चुके हैं। तो निवेदन करेंगे कि अंतिम समय भाई साहब आप तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद शायद आपको फिर पात्रता परीक्षा देना ना पड़े अगर इस बार मेहनत कर लिए तो। चलिए बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्र हैं आप। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका समानता कैसी होती है? मैंने बताया था कि शिक्षक की भूमिका से संबंधित कहीं पर भी प्रश्न पूछा जाए तो दो तीन शब्द होता है, याद करिए। पहला होगा मार्गदर्शक, दूसरा होगा सहायक कर्ता, या तीसरा होगा सुविधादाता, और चौथा होगा परामर्शदाता। ये चार शब्दों को पकड़िए, अगर शिक्षक की भूमिका से एक प्रश्न बनेगा तो यहीं से पूछा जाएगा। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, सी ऑप्शन में हमारा है
सीखने में मार्गदर्शक और सहायक की। समझ में आया? इसी प्रकार से उत्तर निकालते हैं। भाई साहब मात्र 5 दिन हमारे साथ जुड़िए, 5 दिन। अभी भी समय है आपके पास, हमारे साथ जुड़ जाइए। सिर्फ़ 5 क्लासेज़ हमारे देखिए, उसके बाद आपको उत्तर निकालना चुटकियों में हम सिखाएँगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि किसी बच्चे का प्रदर्शन उसकी पिछली उपलब्धि की तुलना में बेहतर हुआ है, तो प्रगतिशील मूल्यांकन में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, केवल दूसरे बच्चों से तुलना करनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि सुधार को पहचान कर उचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तीसरा कह रहा है कि बच्चे को और अधिक दंड देना चाहिए। चौथा कह रहा है कि केवल अंतिम परीक्षा के अंक देखना चाहिए। चलिए, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? चलिए, बिल्कुल देखिए, डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं उनका गलत होगा भाई साहब, और सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं बच्चे को और अधिक दंड देना चाहिए। दंड किसी भी प्रकार से आप नहीं दे सकते। अब बताइए ए या बी कौन सा सही होगा? चलिए, केवल दूसरे बच्चों से तुलना करनी चाहिए, तुलना तो नहीं करनी चाहिए भाई साहब, क्यों ये बता रहे हैं? हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? तो ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अंतिम समय में हम आपको ब्रह्मास्त्र क्लासेज सीटेट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक? कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? चलिए धन्यवाद।